हेलो, आप सभी का एडवर्बर पर स्वागत है। मैं चेतन सिंह। हम आपको टेंथ मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सीरीज़ में चल रहे हैं। एनसीईआरटी बुक्स में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 ये कर चुके हैं। आज हम लोग इस एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.5 देखेंगे। तो 3.5 में आइए पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी बुक्स अपना निकाल लीजिए और इसमें हम लोग पहला ये क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका निम्न रैखिक समीकरण युग्म में किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें आपका हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आपको दिया गया है पहला x माइनस 3y माइनस 3 ये इक्वल्स टू बी 0। x माइनस 3y माइनस 3 ये इक्वल्स टू बी 0। इसे आप पहला समीकरण नाम दे दीजिए। और एक इसका दूसरा समीकरण दिया गया है 3x माइनस 9y इक्वल्स टू बी माइनस 2। 3x माइनस 9y और माइनस 2 ये इक्वल्स टू बी 0। ये आपका दूसरा समीकरण है। तो आइए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं एक बार फिर से कि जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 ये इक्वल्स टू बी 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका दूसरा समीकरण लिखते हैं तो a2x प्लस b2y प्लस c2 ये इक्वल्स टू बी 0। अब इसमें हम लोगों ने कंडीशन पढ़ रखा है कि यदि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू बी b1 बाई b2 ऐसा है तो ये अद्वितीय हल देते हैं। अद्वितीय हल यहाँ हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करके दे रहे हैं क्योंकि इसी पर आपको क्वेश्चन करना है। बिल्कुल सावधानी के साथ, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ। और देखिए, मैथमेटिक्स का काम ही है कि वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाए। इस विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि आपको समस्याएं दी जाएं और उस समस्याओं का सही रूप से आप निराकरण करें अपने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ। यही मैथमेटिक्स पढ़ने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है, पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का। तो यही हम लोगों को बढ़ाना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है यहाँ इस एक्सरसाइज करके। अब देखिए a1 बाई a2 इक्वल्स टू बी b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू बी c1 बाई c2। अगर ऐसा है तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। और यदि a1 बाई a2 ये इक्वल्स टू बी b1 बाई b2 ये इक्वल्स टू बी c1 बाई c2 तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हम यहाँ लिख दे रहे हैं केवल अनेक हल, यहाँ अनेक हल होंगे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, सब कुछ जानते हैं, बस केवल इस एक्सरसाइज को हमें करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमको यही कंडीशन देखना है। तो यहाँ देखते हैं a1 का मान कितना है 1, b1 का मान कितना है -3 और c1 का मान कितना है -3। ऐसे ही a2 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है -9 और c2 का मान कितना है -2। अब आइए देखते हैं a1 बाई a2 हम लगाते हैं तो 1/3 आपका हो गया और b1 बाई b2 लगाते हैं तो हमारा हो गया -3 बाई -9। तो देखते हैं कि ये आपके माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 3 3 9 हो गया। तो ये दोनों आपके बराबर हो गए 1/3 और ये इक्वल्स टू बी 1/3। तो ये आपका क्या है, ये आपका था a1 बाई a2 और ये आपका था b1 बाई b2।
तो अगर ये बराबर नहीं आया तो हम दूसरे वाले पर विचार करते हैं, सी वाला भी लेते हैं, यहाँ कॉमा लगा दिया और C1/C2 हमने ले लिया तो -3/-2। तो यहाँ आप देखते हैं कि इसका भी माइनस कैंसिल हो गया और ये बराबर नहीं है किसके, 3/2 के, मतलब दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू बी C1/C2। हम इसी से तुलना करके ऐसे लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं है तो हमको हल करना ही नहीं है। तो इसका सेकंड वाला पार्ट अब देखते हैं। चलिए इसका सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला प्रश्न होगा हमारा, ये है 2x + y = 5, 2x + y = 5, ये समीकरण एक नाम दे दे रहे हैं। और 3x + 2y = 8, 3x + 2y ये = 8, ये दूसरा समीकरण है। आइए इसको देखते हैं कि इसका क्या कंडीशन बनता है। तो इसके लिए भी आप लिख लीजिए, A1 आपका 2, B1 ये आपका 1 और C1 ये आपका 5 दाहिने तरफ है, इसको बाएं तरफ लाएंगे तो -5 हो गया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फार्म है, इसी फार्म में इसको बदलेंगे। तो आप इतना कर चुके हैं, जानते हैं। अब हम लोग सीधे सवाल करते हैं। A2 हो गया आपका 3, B2 हो गया 2 और C2 हो गया आपका -8। अब यहाँ से हम देखते हैं 2/3 ये लेते हैं और B1/B2 आपका हो गया 1/2। आप देखिए दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे 2/3 इज नॉट इक्वल्स टू बी 1/2। इसका मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू बी B1/B2। और ये क्या है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल, मतलब इस समीकरण का हम अद्वितीय हल प्राप्त कर लेंगे। अब प्रश्न में ये कहा है कि जो अद्वितीय हल आपको मिले वो वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो वज्र गुणन विधि से इसको हल करना हम आपको बता रहे हैं, बहुत आसान सा तरीका आपको बताते हैं। वज्र गुणन का आप लिखिए यहाँ x, यहाँ y, यहाँ -1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आपको नहीं बदलना पड़ेगा, जैसे लिखा हुआ है समीकरण कि 2x + y = 5, 3x + 2y = 8, बिल्कुल इसी तरह से रहने दीजिए और x, y और -1 लिखिए। x के यहाँ बगल में y के गुणांक से शुरू करिए, 1, 2, 1 और 2 लिख दिया। ये कांस्टेंट लिखिए आप, 5, 8। x के गुणांक यहाँ लिख दीजिए 2 और 3, और फिर आपका यही y का गुणांक आ जाएगा 1 और 2। ये बिल्कुल इस तरह से आपने लिख दिया। अब आपको करना क्या है, x बाई हमने लिखा, इनका गुणा 1 × 8, माइनस साइन इनका गुणा 2 × 5 = 10, बीच में बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। y बाई हो गया आपका 5 × 3 = 15, माइनस 8 का 2 में गुणा 2 × 8 = 16, फिर बराबर -1 बटा हमने लिख दिया 2 दूना 4, सीधे गुणा भी कर ले रहे हैं, और 3 × 3 माइनस साइन के साथ। हम देखिए इसको हल कर दे रहे हैं। x बाई कितना होगा ये -2, ये इक्वल्स टू बी y बाई -1, ये इक्वल्स टू बी -1/1। माइनस से सब में गुणा कर देते हैं, क्या मिल गया हमें, x/2 ये इक्वल्स टू बी y/1, और यहाँ भी आपका माइनस, ये भी खत्म हो गया, तो 1/1, 1/1 का मतलब 1 हो गया। अब इन दोनों को एक साथ लेते हैं, तो x/2 ये इक्वल्स टू बी 1, यहाँ से आपको मिल गया x इक्वल्स टू बी 2, और y/1 इक्वल्स टू बी 1, यहाँ से आपको मिल गया y की वैल्यू 1। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ हम वज्र गुणन विधि द्वारा इसको हल कर सकते हैं। x का मान 2 और y का मान 1। आइए तीसरे पर आते हैं।
इसका जो तीसरा प्रश्न होगा वो है आपका 3x माइनस 5y इक्वल्स टू बी 20। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू बी 20। इसको पहला इक्वेशन कर लिया, ये 3x है। और 6x माइनस 10y, 6x माइनस 10y ये इक्वल्स टू बी है 40। ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। ये दो समीकरण हो गए। सबसे पहले इनका कंडीशन देखते हैं कि इनको हल हम कर सकते हैं कि नहीं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो छोड़ देंगे, और कर सकते हैं तो बीजगणित विधि द्वारा देखेंगे। तो देखते हैं। अब तो आप सीधे a1/a2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि 3/6 ये हमने लिया, फिर -5/-10 ये हमने लिया, और ये हो गया हमारा -20/-40। इसको सरल करते हैं, क्या हमें मिलेगा 3/6 तो 3 का नम 3, 3 दूनी 6, कितना मिल गया 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 दूना 10, मतलब ये भी हो गया 1/2। यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 20 दूना 40, ये भी हो गया 1/2। क्या आ गया, ये तो तीनों बराबर हो गए, मतलब a1/a2 इक्वल्स टू बी b1/b2 और ये इक्वल्स टू बी c1/c2। तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए। तो अनेक हल हैं तो इसको भी हमें करना नहीं है। फिर अगला देखते हैं, इसका चौथा होगा, चौथा यहीं लिख दे रहे हैं। चौथा है हमारा x माइनस 3y, x माइनस 3y माइनस 7 ये इक्वल्स टू बी 0, और 3x माइनस 3y माइनस 15 ये इक्वल्स टू बी 0। इसके लिए देखते हैं, इसके लिए पहले यही देखते हैं कि इसको हम हल कर सकते हैं या नहीं, इसका ये कंडीशन निकालते हैं। तो आपका a1/a2 आपका हो गया 1/3, आपका हो गया -3/-3 b1/b2, और आपका हो गया c1/c2 -7/-15। यहाँ से इन दोनों को कैंसिल कर दें, आपको यहीं से मिल गया क्या कि 1/3 इज़ नॉट इक्वल्स टू बी 3/3, 3/3 दैट इज़ 1। इसका मतलब ये हुआ, आपको यहाँ से मिला कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू बी b1/b2। तो इसका मतलब अद्वितीय हल यहाँ से हमको मिलेगा, अद्वितीय हल इस समीकरण के होंगे। तो इस समीकरण के अगर अद्वितीय हल हैं तो हम बीजगणित गुणन द्वारा इसको हल करते हैं। थोड़ा सा अब इसकी आवश्यकता भी नहीं है, आप समझ भी चुके हैं। ये आपका पहले का चौथा सवाल भी है। तो आइए इसको हल करते हैं। अगर इन समीकरणों को हम ये समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं, तो आप देखिए अगर इसको हम दाहिने तरफ कर लेते हैं तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। और ऐसे बीजगणित गुणन हमने अभी आपको बताया है x/, फिर यहाँ लिखिए आप y/, और फिर यहाँ -1/, ऐसे कर लेते हैं। अब x के लिए फिर हमको y का गुणांक लिखते हैं, तो कितना लिखेंगे -3, फिर ये कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे, लेकिन जो दाहिने तरफ लेके जाएंगे उस फॉर्म में लिखेंगे, नॉन स्टैंडर्ड वाला। तो ये हो गया 7 और ये हो गया हमारा 15, और फिर हमें x का गुणांक लिखना है जो हो गया 1 और 3, और फिर हमारा जहाँ से हमने शुरू किया था y का गुणांक, ये हमारा -3 और -3। अब हल करते हैं हम, क्या लिखते हैं हम x/, देखिए इनका गुणा 15×45 -45, फिर माइनस तुरंत लगा देते हैं, और इनका गुणा आपका आएगा 7×21 -21, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 21 हो गया, बराबर लगाया हमने y/, लिख दिया। 7 और 3 का गुणा 7×21, फिर माइनस लगा दिया, और 15 और 1 का गुणा 15×1 = 15, यहाँ 15 लिख दिया, ये बराबर -1 लिख दिया। ये लिखा हुआ है 1 और -3 का मल्टीप्लाई बाई करके -3 लिख दिया।
और फिर माइनस तुरंत लगा दीजिए जिससे गलती बिल्कुल ना हो, और इनका मल्टीप्लाई आपका हो गया -9, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया और ये 9 हो गया। सरल कर लेते हैं। x बाई आपका माइनस में आएगा, 5 में से 1 निकल गया आपका 4, 4 में से 2 निकल गया 2, ये बराबर हो गया y बाई 21 आपका ज़्यादा है, 11 में से 5 निकल गया 6, ये बराबर हो गया आपका -1 बाई ये भी कितना हो गया 6। अब चलिए इन दोनों को एक साथ लेते हैं, कितना x बाई -24 ये इक्वल्स टू बी -1/6। आपका माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा या आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ये आपका कैंसिल हो गया, और 6 चौक 24, x बराबर कितना हो गया 4, y दोनों आप ले लीजिए, y/6 ये इक्वल्स टू बी -1/6। आपका ये 6 से 6 कैंसिल हो गया और y की वैल्यू कितनी हो गई -1। तो इस तरह से हमारा x का मान 4 और y का मान -1 होगा, जो कि एक अद्वितीय हल है। तो बहुत आसानी के साथ ये हम क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। ये आपका 4 और -1 आ गया। अब आइए दूसरे वाले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरे में 2 प्रश्न है। पहला है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें a और b का आपको मान निकालना है। और दूसरा वाला है आपका k के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। मतलब जो अभी हम लोगों ने किया है उसी के ही रूप में आपको ये सवाल देने हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। दूसरा वाला, इन प्रश्नों को आप यहाँ समझें, लिखें और इसका बार बार अभ्यास करें। गणित अभ्यास पर ही आधारित है। यदि आपका अभ्यास नहीं रहेगा तो गलतियाँ बहुत होंगी। भले ही आप हर प्रोसेस, हर मेथड सब कुछ जानते हों, लेकिन यदि अभ्यास नहीं है तो सवाल एग्ज़ाम में करते समय आपको समस्या हो जाएगी, बीच में ही आप रुक जाएंगे। तो इसलिए इसका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब देखिए अपने बुक का, आप देखिए प्रश्न संख्या 2 का पहले हम प्रश्न संख्या 2 के पहले का सलूशन देंगे। क्या है, a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हमको निकालना है। समीकरण दिया गया है 2x + 3y = 7, 2x + 3y = 7, ये आपका समीकरण 1 है। a - bx और प्लस a + by और ये इक्वल्स टू भी दिया गया है 3a + b - 2, 3a + b - 2, ये समीकरण 2 हो गया। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हमें a और b का मान ज्ञात करना है। अब आप देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन क्या है। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या है हमारा, अनंत अनेक हल भी हम इसको कहते हैं। a1/a2 = b1/b2 और ये = c1/c2, ये हमारा कंडीशन है। मान रख देते हैं a1 का मान 2 बाई a2 का मान हो गया a - b, ये = b1 का मान 3 बाई b2 का मान हो गया a + b, c1 का मान हो गया, अब अगर इधर लिखेंगे तो -7 और बाई इसको भी इधर ले आते हैं तो माइनस, अभी वो कैंसिल हो जाएगा, आपका 3a + b - 2 हो गया। अब हम
इसे और इसे हल कर लेते हैं या इन्हीं दोनों को हल कर लेते हैं। हम दो समीकरण प्राप्त करेंगे और जब दो समीकरण प्राप्त करेंगे तो फिर उसको हल करेंगे, उससे हमें प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं, इन दोनों को हम पहले लेते हैं। जैसे आपका हो गया 2/a माइनस बी, ये इक्वल हो गया आपका 3/a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं इनका। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लिया हमने, तो देखिए 2a प्लस 2b, इसका यहाँ हमने गुणा कर दिया a और b में। ऐसे 3 से इसमें गुणा कर दिया हमने, 3a माइनस 3b, ये हो गया आपका। चलिए ये हुआ हमारा 2a, 3a को इधर ले आते हैं, माइनस 3a हो गया। इसको इधर ले आते हैं तो माइनस 2b हो गया, फिर माइनस 3b हो गया। ये घटा लीजिए, आपका हो गया माइनस a, और ये आप घटा लीजिए, घटा क्या, दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे दोनों, तो 3 और 2 5, ये आपका 5b हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया। a और b में एक रिलेशन हमको मिल गया कि a इक्वल्स टू बी 5b। अब इन दोनों को ना हो ले लेते हैं पुनः, ये तरीका आपका आसान तरीका होगा। हम ले ले रहे हैं 3/a प्लस b, और ये दोनों का माइनस हमने कैंसिल कर दिया, ये हो गया 7/3a प्लस b और माइनस 2। आप चाहें तो a का ये मान अभी तुरंत इसमें रख भी दें, तो अगर रख दे रहे हैं तो आपका हो गया 3 और a की जगह पे आपका क्या आ गया, देखिए a बराबर 5b, a बराबर 5b का मान आप इसमें रख दीजिए तुरंत। तो आपका हो गया 5b और प्लस b, ये हो गया आपका 7/3 और a की जगह पे 5b और फिर प्लस b और माइनस 2। यहाँ से हो गया आपका 3/5 और 1 6, 6b, ये हो गया आपका 7/5 तियाँ, 1 मिनट, यहाँ से गलती हो रहा है आपका, 3 और a की जगह पे हमने 5b लिख दिया और प्लस b हमको लिखना चाहिए था यहाँ, प्लस b, ये ध्यान रखना है। 5 तियाँ 15b और फिर प्लस b और माइनस 2। यहाँ से हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 दूना 6। यहाँ से आइए देख लेते हैं, हो गया हमारा 1/2b, ये इक्वल्स टू बी 7/15 और एक ये 16, आपका 16b और माइनस 2। और सरल करना चाहते हैं तो इसमें से 2 कॉमन ले लें, 1/ आपका 2b हो गया, ये इक्वल्स टू बी 7/2 कॉमन कर लें, 2 8 16 और माइनस 1, यहाँ से 2 आप कैंसिल कर दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये सब कैलकुलेशन के आसान से तरीके हो जाएंगे। 8b माइनस 1, ये इक्वल्स टू बी 7b, 7b को इधर ले आइए, 8b माइनस 7b इक्वल्स टू बी 1 को दाहिने तरफ ले जाइए, 1 हो गया। क्या हो गया आपका, b का वैल्यू 1 आ गया, b की वैल्यू 1 आ गई। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपने निकाला है यहाँ 5b, a इक्वल्स टू बी 5b, तो हो गया आपका 5 और b के जगह पे 1, ये आपका हो गया 5। तो इस तरह से आपको a का मान 5 और b का मान ये 1 मिला। किस कंडीशन के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए a का मान 5 और b का मान 1 होगा। चलिए इसी में आपका दूसरा सवाल है, k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है के लिए आपका ये मान ज्ञात करना है, k का मान आपको ज्ञात करना है कि k के किस मान के लिए समीकरणों युग्म का कोई हल नहीं है। तो आइए इसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। समीकरण आपका दिया गया है, ये है आपका
3x प्लस वाई इक्वल्स टू बी 1, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू बी 1, ये एक समीकरण हो गया। और 2k माइनस 1x, 2k माइनस 1x और प्लस k माइनस 1y, k माइनस 1y और ये इक्वल्स टू बी है 2k प्लस 1, 2k प्लस 1, ये समीकरण 2 है। और कंडीशन इसमें ये लिखा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों का के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, इसके लिए क्या कंडीशन है? सबसे पहले इस पे ध्यान देते हैं। कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है, इसके लिए कंडीशन हमारा क्या है? a1 बाई a2 इक्वल्स टू बी b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू बी c1 बाई c2। यही कंडीशन हमको लगाना है। लगा दीजिए। a1 का मान 3 है, a2 का मान आपका हो गया 2k माइनस 1, ये इक्वल्स टू बी b1 का मान 1 और b2 का मान k माइनस 1, तो k माइनस 1 हो गया। इज नॉट इक्वल्स टू बी c1 का मान -1, इसको आप बाएं तरफ लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। ये लिख लेते हैं कि बाय द वे यहाँ माइनस यहाँ प्लस कोई दिक्कत हो, ऐसे में तो दोनों के माइनस हैं, कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन तब भी हम लिखते हैं -2k और +1। अब देखिए भले ही यहाँ से आपके माइनस कैंसिल हो जाएंगे, हम अगले स्टेप में कर लेंगे, लेकिन जो अभी मान है उसको हम रखते हैं। अब इसमें इन दोनों को पहले हम लेते हैं, तो ये आप ले लीजिए 3/2k माइनस 1 और ये इक्वल्स टू बी 1/k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 से इसमें गुणा करिए, आपका हो गया क्या 3k माइनस 3, 3k माइनस 3, ये इक्वल हो गया आपका 2k माइनस 1 और 3k माइनस 2k, इस 2k को बाएं तरफ ले आए, 3 को दाहिनी तरफ हम ले गए, पॉजिटिव हो गया और -1। यहाँ से हमको क्या मिला? k, और k की वैल्यू कितनी मिल गई हमको? 2। k का मान 2 आ गया। अब ये भी हमको चेक करना जरूरी है कि क्या इस कंडीशन को भी वो सेटिस्फाई करेगा। तो आइए यहाँ से देखते हैं। यहाँ से क्या है आपका 1/k माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू बी, दोनों का माइनस खत्म कर देते हैं, और 1/2k प्लस 1। अगर ये कंडीशन k बराबर 2 रखने पर सही है तो k बराबर 2 ये कोई हल नहीं है, इसके लिए इन दोनों समीकरणों के लिए k का मान सही हो जाएगा। तो आइए यही k का मान इसमें रख देते हैं। 1/2 माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू बी 1/2k प्लस 1, तो ये 1/1 हुआ और इज नॉट इक्वल्स टू बी, यहाँ k का मान 2 रख देते हैं इंटू 2, तो ये हो गया आपका 2 दूना 4 1 5, ये आपका सही है। तो अगर ये कंडीशन आपका सही है, अतः k का मान कितना होगा? k का मान आपका 2 होगा। तो ये तो आपका था समीकरण सवाल नंबर 2, k का मान आपका 2 हो गया। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 के लिए देखते हैं, चलिए 3 देखते हैं। कुछ बड़ा सवाल सा दिख रहा है। ये देखिए सवाल नंबर 3 है आपका, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। ये तीसरा होगा। 2 विधि से हमें हल करना है। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो चलिए दोनों से करके इसको पहले देखते हैं। समीकरण लिखा हुआ है 8x + 5y = 9, 8x
प्लस 5y ये इक्वल्स टू बी 9। ये पहला समीकरण है। और दूसरा है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू बी 4। 3x प्लस 2y ये इक्वल्स टू बी 4। ये दूसरा समीकरण है। तो इन दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और किससे, वज्र गुणन विधि से भी हल करना है। तो चलिए देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि से और वज्र गुणन, दो विधि हम लगाते हैं। तो एक यहाँ प्रतिस्थापन विधि लिखते हैं। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे तो समीकरण 1 से कोई मान x या y के लिए निकालते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 से क्या है आपका, जैसे 8x बराबर अगर हमने लिख दिया तो 9 माइनस 5y, इसे दाहिने तरफ ले गए और x बराबर क्या हो गया आपका 9 माइनस 5y बाई 8। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए तो 3 और x की जगह पे हो गया 9 माइनस 5y बाई 8 प्लस 2y इक्वल्स टू बी 4। इसको सरल कर लेते हैं। तो आप देखिए 3 9 27 माइनस 3 बचे 15y और बटा 8 प्लस, इसको सरल करने का तरीका है 8 से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, एलसीएम भी बराबर हो जाएगा तो जल्दी से हमारा आ जाएगा। तो 8 दूना आपका 16 हो गया, 16y बटा 8 हमने कर दिया और यहाँ भी 8 से गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32। तो 8 से ऊपर भी गुणा और 8 से आपका नीचे भी गुणा, मतलब इन दोनों में हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि 8 देखिए सबका एलसीएम हो गया, इसको हटा देते हैं तो हमारा हो गया 27 माइनस 15y और प्लस 16y और ये बराबर आपका 32। तो 16y प्लस है 15y माइनस है तो आपका y आ गया और क्या हो गया आपका 32 और 27 को इधर ले आते हैं तो माइनस 27। y का मान कितना हो गया, 12 में से 7 निकाल दीजिए 5, y का मान आपका 5 हो गया। y का मान आप किसी समीकरण में रख दीजिए, y का मान समीकरण, चलिए 2 वाला छोटा इसी में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं 3x प्लस 2y की जगह पे 5, ये मान आपने निकाला है तो y की जगह पे 5 हो गया और ये इक्वल्स टू बी 4। 3x इक्वल्स टू बी 4 माइनस 5 दूना 10 हो गया आपका। 3x इक्वल्स टू बी, ये माइनस वाला ज़्यादा है, 10 आपका ज़्यादा है, 10 में से 4 निकाल दीजिए, ये 6 हो गया। x का मान हो गया माइनस 6/3, 3 दूना 6, x का मान कितना हो गया -2। तो हमें मिला x का मान x का मान -2 और y का मान 5। ये कौन सी विधि थी, ये आपकी प्रतिस्थापन विधि थी। आइए वज्र गुणन विधि यहाँ से देख लेते हैं। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि बड़ा कठिन सबको लगता है वज्र नाम से, तो लेकिन इसको हम लोग बहुत सरल कर देते हैं। देखिए कैसे, हमने बताया आपको x लिखिए, y लिखिए, y लिखिए, y लिखिए और यहाँ -1 लिख दीजिए, y कर दीजिए। अब y का गुणांक लिख दीजिए, कितना है यहाँ 5 और 2, तो 5 और 2 हमने लिख दिया। फिर ये कांस्टेंट वाला लिख दिया गया 9 और 4, फिर x का गुणांक लिख दिया गया, कितना है 8 और 3। बस बिल्कुल ऐसे देखते रहिए। और फिर यहाँ जहाँ से हम शुरू किए थे, फिर y के गुणांक को, ये हो गया 5 और 2, ये हमने लिख दिया। बस अगले स्टेप में आप क्या लिखिए, देखिए
एक्स बाई इनका गुणा 5 चौक 20 माइनस 2 नवा 18 बराबर वाई बाई इनका गुणा 9 तियाँ 27 माइनस 4 अठे 32 बराबर -1 बाई इनका गुणा कर लिए 8 दूना 16 माइनस 3 पचे 15। फिर देखते हैं x बाई 20 में से 18 निकाल दीजिए 2, y बाई -32 ज़्यादा है माइनस आ गया तो 17 और 5 32 तो -5 हो गया, ये बराबर -1 बाई 16 में से 15 निकाल दीजिए 1। इन दोनों को एक साथ ले लीजिए तो आपका हो गया x बाई 2 इक्वल्स टू बी -1। ये भाई -1 लिख सकते हैं तो यहाँ से आ गया आपका x का मान -2, x का मान -2 जो कि यहाँ भी आया था। और इन दोनों को एक साथ ले लीजिए आप y बाई -5 इक्वल्स टू बी -1 और -5 का गुणा y का मान हो गया 5। तो आपका x का मान 2 और x का मान -2 और y का मान 5। अब भाई आप डिसाइड कर लीजिए कि प्रतिस्थापन विधि से यहाँ हल करना आसान है या वज्रगुणन विधि से आसान है। तो ये तो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, जिसको जो आसान लगे। फिलहाल यहाँ आपको बहुत ही कम समय में ये वज्रगुणन विधि दे रहा है, जबकि इस सवाल में प्रतिस्थापन थोड़ा सा लंबा लग रहा है। चलिए भाई अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। 4 है आपका, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से कीजिए। आपको किसी विधि का प्रयोग करके और इन समीकरणों को हल करना है। पहले समीकरण आपको बनाना है। तो इसमें पहला हम पहले देखते हैं है एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। तो जब एक विद्यार्थी A को जो 20 दिन भोजन करता है, रुपया 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी B को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो तुरंत जो ज्ञात करना है वही मान लीजिए, माना नियत व्यय रुपया x तथा प्रतिदिन क्या पूछा है, भोजन का, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, ये रुपया y है। ये हमने मान लिया कि नियत व्यय जो है ये x रुपया और जो भोजन पर व्यय हो रहा है एक दिन का, प्रतिदिन का, ये y रुपया है। अब आप प्रश्नानुसार लिखिए। पहला कंडीशन इसमें क्या है, प्रश्नानुसार। आपको ज़्यादा लिखना ना पड़े, बस आप समझिए इसको कैसे करना है। जब एक विद्यार्थी A को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया उसको व्यय करना पड़ता है। तो विद्यार्थी A के लिए यहाँ लिख देते हैं हम, विद्यार्थी A के लिए 20 दिन वो भोजन करता है तो x रुपया तो उसे देना ही देना है, ये तो नियत हो गया। और 20 दिन भोजन का 20 y रुपया हो गया, क्योंकि एक दिन का y रुपया लग रहा है। और उसको कितना देना पड़ रहा है, 1000 रुपया। ये आपका समीकरण 1 हो गया। फिर से देख लीजिए, विद्यार्थी A ये 20 दिन भोजन कर रहा है तो x रुपया ये आपको नियत है, ये देना ही देना है। और y रुपया प्रतिदिन भोजन का लग रहा है
तो 20 दिन भोजन किया, 20y रुपया ये हो गया, तो x प्लस 20y ये 1000 हो गया। अब एक दूसरा विद्यार्थी है, विद्यार्थी B, ये आपका है विद्यार्थी B के लिए। अब जो विद्यार्थी B है भाई, इसका भी x रुपया ये फिक्स हो गया, लेकिन ये 26 दिन भोजन करता है, तो 26y हो गया। और इसे देना रहता है, जो व्यय इसका आया छात्रावास का वो 1180 आ गया, 1180 इतना इसने व्यय किया। ये समीकरण 2 हो गया। तो हमें ज्ञात क्या करना है, नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, ये आपको ज्ञात करना है। ये आपके समीकरण बन गए। तो सबसे प्रमुख था आपका समीकरण बनाना। अब हल करना आप किसी भी विधि से हल कर दीजिए। तो आइए यहाँ हम लोग प्रतिस्थापन से कर दें, क्योंकि यक्स हमको मालूम ही है, तो आसानी के साथ हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए समीकरण 1 से जो आसान हो वही विधि लगा देते हैं। यक्स इक्वल्स टू बी आपका हो गया 1000 माइनस 20y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 2 में आप रख दीजिए क्या है x का मान, x की जगह पे आप लिख दीजिए 1000 माइनस 20y और प्लस 26y, ये हो गया आपका 1180। आप देखिए 1000 माइनस 20y प्लस 26y और ये बराबर 1180। इन्हें आप सरल कर लीजिए, ये हो गया 6y, 1180 माइनस 1000 इधर आ गया, ये हो गया आपका 6y बराबर कितना हो गया, 1000 घटा दीजिए 180, y बराबर क्या हो गया 180 बटा 6, 6 तियाँ 18, y का मान कितना हो गया 30। यही y का मान इसमें रख दीजिए। y का मान x बराबर 1000 माइनस 20y में रखने पर आपको मान यहाँ से y का रख देना है। x बराबर हो गया आपका 1000 माइनस 20 और गुणे y की जगह पे आपका हो गया 30, तो x बराबर कितना हो गया 1000 माइनस 2 तियाँ 6, 2 जीरो आगे बढ़ा दीजिए, 600 हो गया, 1000 में से 600 आप निकाल दीजिए 400। अब हम लास्ट में लिखते हैं अतः नियत व्यय आपका कितना है रुपया, x आपने माना है तो 400 रुपया, तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय, प्रतिदिन भोजन का व्यय ये है आपका रुपया y, और y कितना आया है यहाँ है आपका 30, तो 30 रुपया उसका पर डे भोजन का लगता है, और जो आपका नियत हॉस्टल चार्ज लगना ही लगना है वो 400 रुपया हुआ। तो ये आपका पहला सवाल था। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न के रूप में सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है, अंश और हर में। ये दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला देखिए, माना भिन्न x बाई y है। तो x बाई y अगर है तो अंश आपका क्या है
अंश आपका यक्स, हर इस भिन्न का क्या है, ये y है। अब प्रश्न के अनुसार लिखते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि भिन्न 1/3 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है, लिख दिया। कब, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश आपका यक्स है, इससे 1 घटा दिया गया और y वही रह गया, तो आपका भिन्न 1/3 हो जाता है। ये हो गया आपका। और एक कंडीशन और है, तथा दूसरा समीकरण यहाँ हम लोग बना लेते हैं, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो आपका यक्स हो गया और हर आपका y है, हर में 8 जोड़ दिया गया और भिन्न आपका कितना हो गया, 1/4, 1/4 हो जाता है। और अब आपको ज्ञात कर लेना है कि आपका भिन्न क्या हुआ। तो पहले हम इसको सरल कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, मल्टीप्लाई कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3x - 3 = y। आप देखिए 3x, y को इधर ले आइए, माइनस y, 3 को इधर ले आइए, बराबर 3। ये आपका समीकरण 1 हो गया। यहाँ से देखिए इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x ये = y + 8, y को इधर ले आइए, तो 4x - y = 8। ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब इनको हल कर लेते हैं। चलिए इसमें वज्र गुणन लगा देते हैं। हालांकि आप विलोपन विधि से भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए विलोपन विधि से ही कर देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 आपका क्या है, 3x - y = 3। समीकरण 2 हो गया 4x - y = 8। घटा दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब आपका ये खत्म हो गया। माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस यक्स कर दिया, और माइनस यहाँ भी ज़्यादा है, और 8 में से 3 घटा दीजिए, ये 5 हो गया। माइनस दोनों तरफ का कैंसिल हो गया, x का मान आपका 5 हो गया। और x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो 3 हो गया, x की जगह पे आपका 5 हो गया, माइनस y, ये बराबर 3 हो गया। 5 × 3 = 15, y बराबर हो गया 3, और इधर ले जाएंगे तो -15 हो गया। माइनस y बराबर हो गया, -15 में से 3 निकाल दीजिए, -12, ये कैंसिल हो गया, y का मान 12 आ गया। अतः अभीष्ट भिन्न, यहाँ लिख देते हैं, अतः अभीष्ट भिन्न, ये आपका कितना हो गया, x/y, x का मान 5, ये हो गया, और y का मान 12, तो 5/12 हो गया। ये अभीष्ट भिन्न हो गया। हम चेक भी कर लेते हैं कि जैसे पहले कहा गया कि अंश में 1 घटा दीजिए, तो अंश में भाई आपने 1 घटा दिया, 4 हो गया, और 4 × 3 = 12, 1/3 आपका हो गया। और हर में आप 8 जोड़ दीजिए, तो 12 × 8 = 20, 5 × 20, 1/4 हो गया। तो बहुत सा आसान, ये सवाल भी आपका लग गया, उत्तर भी चेक हो गया, मतलब बिल्कुल निश्चित रूप से नंबर मिलना ही मिलना है। तो इस तरह से हम सवाल करते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? चलिए ये देखते हैं। ये आपका है तीसरा।
चौथे का ये तीसरा है। अब देखिए, सबसे पहले तो ये जान लिया जाए कि यश ने कुल कितने अंक थे। तो कुछ सही इसने किया है और कुछ अशुद्ध किया। तो ये लिख देते हैं कि माना यश ने यक्स सही उत्तर तथा वाई अशुद्ध उत्तर दिए। अशुद्ध उत्तर दिए। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि कितने उसने सही दिए और कितने उसने गलत दिए। तो कुल प्रश्न इसमें पूछा है ना कि कुल टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो कुल प्रश्न आपके कुल प्रश्न कितने हुए। यक्स उसने सही उत्तर दिया, वाई उसने अशुद्ध उत्तर दिया। तो कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ यक्स प्लस वाई हो गई। अब देखिए प्रश्नानुसार आप लिखिए। प्रश्नानुसार क्या प्रश्न कह रहा है कि टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया जब सही उत्तर पर 3 अंक। तो यक्स सही है तो 3 अंक उसको मिल गया 3x। और गलत पे या अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती तो माइनस हो गया। 1 अंक की कटौती है तो 1 गुणे वाई तो वाई हो गया। और कितना मिल गया 40। ये आपका पहला समीकरण हो गया। और पुनः दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तो 4 अंक मिलना सही यक्स है तो 4x हो गया। और गलत पे अगर 2 अंक कटते तो कटा कितना 2y कटा। तो इसको 50 अंक मिलता। कितना 50 अंक अर्जित करता। ये समीकरण आपका 2 हो गया। आपको क्या करना है, टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे ये आपको ज्ञात करना है। टेस्ट में प्रश्नों की संख्या क्या थी यही आपको ज्ञात करना है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए विलोपन विधि से इसको हल करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें 2 से आप गुणा कर दीजिए और इसमें से घटा दीजिए। तो तुरंत लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा कर समीकरण 2 से घटाने पर। समीकरण 2 से घटाना है तो 2 को लिख दिया हमने 4x माइनस 2y और ये इक्वल्स टू बी 50। और समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो 2 तियाँ 6x माइनस 2y और ये इक्वल्स टू बी 40 दूना 80। घटा दिया जाए, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये ज़्यादा है तो माइनस 2x हो गया और ये बराबर हो गया माइनस 80 वाला ज़्यादा है, 80 माइनस 80 में से आपका 50 निकल गया, ये 30 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर हो गया 30/2। 30/2 का मतलब 15। x का मान कितना हो गया 15। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। ये आपका 1 है तो 3x की जगह पे हो गया आपका 15 माइनस वाई और ये बराबर हो गया 40। तो 15 तियाँ 45 माइनस वाई ये बराबर आपका 40 हो गया। 45 को उधर कर दीजिए, माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45 माइनस वाई बराबर, दोनों विपरीत चिन्ह है, घटा दीजिए माइनस 5। ये माइनस कैंसिल हो गया, वाई का मान कितना हो गया 5। तो कुल प्रश्न हमको बताना है। तो कुल प्रश्न कितने थे, कुल प्रश्नों की संख्या ये आपका x प्लस वाई। x का मान कितना है आपका 15 और y का मान कितना है 5। तो कुल प्रश्न आपके कितने थे 20 थे। कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 20 थी। ये आपका तीसरा वाला प्रश्न था।
आइए चौथा वाला देखते हैं। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी हैं। तो चलिए चौथा वाला देखने से पहले इसे फिगर भी बनाते रहें, फिगर से ही आप समझ पाएंगे। इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन दिमाग में होना चाहिए कि प्रश्न कह क्या रहा है, और जिस तरह से प्रश्न कह रहा है उस तरह का आपको मान करके और उसको बीजीय रूप में व्यक्त कर देना है। बस यही इतना आपको करना है, बाकी हल करना आप बिल्कुल जानते ही हैं। सवाल बनाने में सावधानी होनी चाहिए। तो चौथा देखते हैं। ये है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी हैं। चलिए दो स्थान हो गया, एक स्थान ये ए हो गया और एक ही राजमार्ग पर ये आपका दूसरा स्थान बी हो गया। 100 किलोमीटर की दूरी पर है, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर ए और बी इनके बीच की दूरी हो गई। एक कार ए से तथा दूसरी बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती। मतलब यहाँ से एक कार चलना प्रारंभ कर रही है इसी दिशा में, और यहाँ से भी एक दूसरी कार चलना प्रारंभ कर रही है इसी दिशा में। ठीक, दोनों कारें ये एक ही दिशा में चलना प्रारंभ कर रही हैं। चलिए ये इनका कंडीशन है। तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ P पॉइंट पर मिली, यहाँ मिलती हैं, और कितने घंटे बाद? 5 घंटे बाद। 5 आवर हमने लिख दिया कि 5 घंटे बाद ये मिलती हैं। अच्छा, फिर है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक दूसरे की ओर चलती तो 1 घंटे पश्चात मिलती। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा चलिए दूसरा कंडीशन इसमें ये है, बिल्कुल यही है कि एक कार ये ए थी, नहीं, एक स्थान ए है और दूसरा स्थान बी है। अगर ये भिन्न भिन्न चालों से चलती और ये एक दूसरे की ओर चलती तो मान लेते हैं कि यहाँ कहीं Q बिंदु पर ये मिलती। दूरी तो आपका वही 100 किलोमीटर ही है, 100 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। अगर ये विपरीत दिशा में चलती तो कितने देर के बाद मिलती? 1 घंटे बाद मिलती। ये कितने घंटे बाद मिल रही हैं? 1 घंटे बाद ही ये मिल जाती। हमें क्या ज्ञात करना है कि दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोनों कारों की चाल आप मान लीजिए। माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा B की चाल ये मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। अब फिगर से आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ये पहला कंडीशन, ये आपका दूसरा कंडीशन। ठीक है, तो पहली शर्त के अनुसार पहला कंडीशन क्या है? यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती तो 5 घंटे बाद मिलती। तो 5 घंटे में ए द्वारा तय की गई दूरी, 5 घंटे में ए द्वारा, नहीं ए, हाँ चलिए कार ए हमने लिया है, तो ए द्वारा तय की गई दूरी पाँच घंटे में ए द्वारा तय की गई दूरी। आप जानते हैं ना, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब चाल, ए की चाल कितनी है? ए की चाल x है, तो x हमने लिया। कितना घंटा ये चला? 5 घंटा, तो 5x हो गया। इसका मतलब हुआ कि 5 घंटे में ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई?
5x इतना किलोमीटर, किलोमीटर में ही आएगा, कोई बात नहीं, बाद में लिखा जाएगा। 5 घंटे में b भी तो चला उसी दिशा में, तो b चला 5 घंटे में b द्वारा तय की गई दूरी। तो इसी तरह से b द्वारा भी, b की चाल है y और 5 घंटे में ये चलेगा 5y, तो ये भी चले 5y किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, दोनों मिल गए। अब आपको यही समझना है कि a इतनी दूरी तक चला, a ये जो कार चली ये यहां से यहां तक चली, और b कहां से कहां तक चली, यहां से यहां तक चली। ये जो दूरी आई आपकी, ये आपका 5x, ये दूरी 5x हो गया। और जो b कार चली ये दूरी आपकी कितनी हो गई, 5y। तो आप देखिए, अगर इसमें से इसको घटा दें तो ये दूरी हमको मालूम हो जाएगी, ये वाली। ये दूरी है कितनी, ये तो आपका 100 किलोमीटर है। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 100 किलोमीटर। इस सवाल में यही जानने की आवश्यकता है। बस आपका सवाल का समीकरण बहुत आसानी से बन गया। अतः आप लिखिए क्या, 5x माइनस 5y ये बराबर 100। 5 से आप भाग दे दीजिए, x माइनस वाई बराबर 5 दूना 10, 20। समीकरण 1 हो गया। पहली शर्त आपकी हो गई। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार आप दूसरा कंडीशन लगा दीजिए। दूसरा यह है कि दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। इस a की चाल वही x किलोमीटर प्रति घंटा, y की वही, b की वही y किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में ये Q बिंदु पर मान लीजिए मिल रही हैं। तो आप पहले लिख लीजिए कि 1 घंटे में a द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी आपकी 1 घंटा, तो मतलब x हो गया। और 1 घंटे में b द्वारा तय की गई दूरी ये आपका y हो गया। अब दोनों विपरीत दिशा में चूंकि चल रही हैं, तो आप देखिए a कितना चला, यहां से यहां तक, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया x। और b कितना चला, ये यहां से यहां तक चला, ये y चला। तो दोनों कितना चले, दोनों x प्लस वाई बराबर 100 चले। तो आपका ये दूसरा कंडीशन आपका मिल गया, x प्लस वाई ये बराबर आपका 100। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन समीकरणों को आसान करना, सरल करना बहुत ही आसान है। बहुत सरल सरल दोनों समीकरण बने हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लीजिए। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर देखिए, समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर 20 और दूसरा है हमारा x प्लस वाई बराबर 100। जोड़ लीजिए, y कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2x बराबर 120। x बराबर हो गया 120 बटा 2, 2 से काट दीजिए, ये कितना हो गया 60। x का मान कितना आ गया आपका 60। x बराबर हो गया आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में x का मान रखने पर रख दीजिए आप। x का मान आपका 60 है, प्लस y हो गया, ये बराबर 100 हो गया। y बराबर क्या हो गया 100 माइनस 60। y बराबर कितना हो गया, ये 40 किलोमीटर पर आवर। आप लिख सकते हैं उत्तर क्या, कि कार A की चाल, यहाँ हम चाहें या आप लिख लीजिएगा, कार A की चाल आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार B की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब आइए इसका पांचवा और अंतिम ये सवाल देखते हैं। पांचवा और अंतिम,
चलिए, इसमें आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते थे, तो ये जो सबसे ईजीएस्ट उस प्रश्न पर विधि बैठ रहा है वही हम आपको बता दिए हैं। ये देखिए कहाँ, 5वां सवाल, हाँ 5वां देखिए आपको मिला, इसका 5वां देखते हैं। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट आपका सवाल होगा, चौथे का 5वां होगा। सवाल ये है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो लंबाई 67 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए, मतलब आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए आयत ये होता है, ये आयत है, मान लेते हैं इसकी लंबाई x मीटर में दिया हो तो मीटर में लिख लेंगे, वर्ग इकाई लिखा है तो x लिख देंगे, और चौड़ाई y है। तो ये मान लेते हैं पहले, माना आयत की लंबाई ये बराबर x इकाई तथा आयत की चौड़ाई आपने लिया y इकाई, अतः आयत का क्षेत्रफल, आप जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो एक्स वाई क्या हो गया, वर्ग इकाई, एक्स वाई आपका वर्ग इकाई हो गया। अब कंडीशन लगाते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता, कैसे, यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाए। तो लंबाई x है, ये 5 कम कर दिया गया, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो चौड़ाई y है, ये 3 इकाई बढ़ा दिया गया, तो ये क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल ये कितना हो गया, ये आपका 9 वर्ग इकाई कम हो गया। पहले क्षेत्रफल आपका xy था और अब ये 9 वर्ग इकाई कम हो गया, तो 9 आप घटा दीजिए। ये पहला कंडीशन है। इसको हम सरल कर लेते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, xy और प्लस x से इसमें गुणा करिए 3x, माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 5y माइनस 15, और ये बराबर xy माइनस 9। xy आपका कैंसिल हो गया, आपका हो गया 3x माइनस 5y, और ये बराबर 15 उधर लेते जाइए तो आपका हो गया 15 माइनस 9, ये लिखा हुआ है, तो आपका हो गया 3x माइनस 5y और बराबर 9 6 15, तो ये आपका 6 हो गया। ये समीकरण 1 ले लिया। पुनः दूसरा इसका कंडीशन लगा देते हैं। दूसरा ये कह रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो चलिए लंबाई x था, 3 इकाई बढ़ा दिया गया, और चौड़ाई y था, y को 2 इकाई बढ़ा दिया गया। लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो ये बढ़ गया, कितना हो गया, पहले क्षेत्रफल इतना था xy, ये था 67 वर्ग इकाई, 67 वर्ग इकाई बढ़ गया। हमको क्या ज्ञात करना है, ये विमाएँ ज्ञात करना है। ये आपका चौथा सवाल का 5वां, ये था आपका, यही लास्ट है। और अब इसके बाद एक्सरसाइज आपकी होगी 3.6। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, इसको सरल कर लेते हैं। देखिए x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, xy प्लस 2x प्लस 3y और प्लस 6,
ये बराबर हो गया एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई आपके कैंसिल हो गए, 2x प्लस 3y, ये 6 को इधर कर लेते हैं, 67 में से 6 निकल गया, आपका 61 हो गया, ये 61 है, ये आपका समीकरण 2 हो गया। चलिए अभी इधर चौथे में हम लोगों ने विलोपन विधि भी देख लिया, प्रतिस्थापन भी देख लिया। आइए बज्र गुणन से भी इसको हल कर लेते हैं, हालांकि दूसरे विधि से भी हल करना आपको आसान है, तो वज्र गुणन इसमें आइए लगा देते हैं। कैसे? x लिखा, y लिखा, -1 लिखा, x y का गुणांक लिखेंगे -5, यहाँ भी y का गुणांक 3, कांस्टेंट लिखेंगे दोनों का -5 और -3, ये हो गया कांस्टेंट हो गया 6 और 61, 6 हो गया 61 हो गया। अब x का गुणांक लिखेंगे, यहाँ x का गुणांक है 3 और यहाँ x का गुणांक है 2, और फिर y का गुणांक लिख देंगे -5 और 3, ये बटा होगा आपका सबका। तो चलिए हल कर देते हैं। x बाई इनका गुणा माइनस 5 5 5 छक 30, फिर माइनस इनका गुणा 3 छक 18, ये बराबर y बाई इनका गुणा 6 दूना 12 और इनका गुणा माइनस 3 3 3 छक 18, ये बराबर -1 बाई इनका गुणा 3 तियाएँ 9 माइनस, और इनका गुणा तो आप देखिए माइनस और 5 दूना ये 10 हो गया। अब आप चाहें तो यहीं भी सरल कर दीजिए कि माइनस माइनस का गुणा आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ आपका प्लस आएगा। तो कैसे प्लस आया ये भी जानना जरूरी है। अब आप देखिए x बटा दोनों माइनस है, जुड़ेगा तो 8 और 5 13, 3 1 1 और 1 2, और ये हो गया 323 बराबर y बटा, ये आपका हो गया 2, ये माइनस वाला ज़्यादा है, 3 में से 2 निकल गया 1, 8 में से 1 निकल गया आपका 7, ये 171, और ये बराबर हो गया -1 बटा आपका 10 और 9 कितना हो गया 19। चलिए इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इसको और इसको, तो आपका क्या हो जाएगा x बाई -323 और ये बराबर -1 बटा 19। आपका माइनस तो कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका क्या आ गया x बराबर 323 और बटा 19, तो 323 में आप 19 से भाग, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आप 323 में 19 से भाग दीजिए, तो 19 के 19 ही हो जाएगा, 12 में से 9 निकाल दीजिए 3, 2 में से 1 ये हो गया, और 7 3 17 9 19 7 133, तो ये आपका आ गया 17, ये आप कैंसिल कर सकते हैं, ये कितना आ गया 17, x का मान आपका हो गया 17। और ऐसे y के लिए कर लेते हैं, देखिए x का मान 17 हो गया, और इन दोनों को ले लें, मतलब आपका हो गया y बाई -171 और ये बराबर -1 बटा 19, तो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, 171 बटा 19, तो 19 9 171, तो y का मान कितना हो गया 9। अतः आप यहाँ लिखेंगे, आपको ज्ञात क्या करना था, क्षेत्रफल ज्ञात करना था कि विमाएँ ज्ञात करनी थी, एक बार देख लेते हैं। हाँ, आपको ज्ञात करना था आयत की विमाएँ, विमाएँ ज्ञात कीजिए, तो यहाँ आप हम लिख देंगे अतः आयत की लंबाई, लंबाई हमने x मानी है और x का मान कितना आ गया 17 इकाई। उत्तर लिखने में सावधानी रखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और तथा चौड़ाई, तो चौड़ाई आपका कितना हो गया 9 इकाई। सवाल भी सावधानी से लगाइए और उत्तर जरूर सावधानी से लिखिए और एक बार चेक करिए। तो ये आपका एक्सरसाइज जो है
3.5 ये आपका कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 3.6 देंगे। धन्यवाद।